जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में और ये कि लास्ट 24 आवर्स में इंडिया में क्या क्या हुआ जो हमारे लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सो वन बाय वन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जो पहला करंट अफेयर आता है वो इंटरनेशनल निकल से आता है, जब कहा गया कि अब भारत के पास जो है पाकिस्तान से ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार अवेलेबल हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सेप्रे, ऐसे अगर कहा जाए तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो क्या करता है हर साल ऐसी रिपोर्ट निकालता है जिसमें वो बताता है कि किसके पास कितने जो परमाणु हथियार हैं। इसके हिसाब से अभी जो भारत के पास परमाणु हथियार की संख्या है जो पिछले साल तक थी वो 164 थी और अब ये बढ़कर 172 हो गई है। पाकिस्तान के बारे में बात करें तो 170 उसके पास में है और दुनिया का 90% जो परमाणु हथियार है वो हथियार रूस और अमेरिका के पास में है। तो वो जो कहानी है ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो यहाँ ज़्यादा अच्छा है। ये दोनों बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, एनपीटी नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर बात करना चाहिए। मीन्स हमारे पास जो न्यूक्लियर हथियार हैं देशों के पास, धीरे धीरे उन्हें हमें खत्म करना चाहिए। भारत इसका एनपीटी का सिग्नेटरी इसीलिए नहीं है कि भारत का कहना है कि भाई जो तुम्हारे पास पहले ऑलरेडी हैं उन्हें तो खत्म करो। अगर आप उन्हें खत्म करने के लिए एग्री है तो हम भी एनपीटी को साइन कर लेंगे और नए हथियार का डेवलपमेंट नहीं करेंगे। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के पास जो है पाकिस्तान से प्लस हथियार रहे हैं, वरना हमेशा हम एक दो वॉर हेड्स क्या थे पीछे ही रहे हैं। अच्छा, इसके मतलब भारत ये रिपोर्ट कहती है कि भारत, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जो है अपनी बैलिस्टिक मिसाइल पर परमाणु वॉरहेड तैनात करने में तैयारी कर रहे हैं। मीन्स हमारे पास जो ब्रह्मोस है हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, ब्रह्मोस हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है तो हम उसके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड लेके आ रहे हैं, जिससे क्या होगा, दुश्मन देश को अटैक करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इस करंट अफेयर में अगर आगे बात करें तो बात आता है यूरोपियन यूनियन का, जिसने एक बिल पास किया जो है नेचर रिस्टोरेशन लॉ के नाम से। यूरोपियन पार्लियामेंट के अभी इलेक्शन हुए हैं जिसके बारे में हमने बात की भी थी। तो अच्छा, ये क्या है? सो नेचर रिस्टोरेशन लॉ जो है उससे क्या होगा, जंगलों को दोबारा उगाना और दलदलों और नदियों की जो प्राकृतिक मीन्स तौर पर पर्याप्त पानी वहां हो सके, ये सुनिश्चित करना इस नेचर रिस्टोरेशन जो कानून आया है इसका मकसद रहेगा। इस कानून के जरिए 2030 तक ईयू के कुल जमीनी और समुद्री क्षेत्रों को कम से कम 20% जो हिस्सा है उसको रिस्टोर करने पे ये लोग टारगेट करेंगे और 2050 तक सभी इकोसिस्टम का संरक्षण करने का लक्ष्य इन यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है उन्होंने रखा है। यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्रीज आती है, पहले 28 था, जिसमें यूनाइटेड किंगडम भी उसका हिस्सा था। लगभग कुछ सालों से यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया है, तो अब वो इसका यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। आगे अगर चर्चा करें तो बात आती है नेशनल लेवल पे, जब कहानी कही गई कि भारतीय नौसेना में एक नया मिसाइल जो है एक नया जो पोत है, युद्ध पोत, वो शामिल हुआ है जिसका नाम है आईएनएस सूरत। आईएनएस सूरत के बारे में बात करें तो ये विशाखापट्टनम क्लास का जहाज है। ये आपने नाम सुना होगा अलग अलग, विशाखापट्टनम क्लास, कर्नाटक क्लास या कोलकाता क्लास। इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर डिज़ाइन, जो डिज़ाइन के आधार पर हम जब बनाते हैं तो हमारे यहाँ जितने भी शिप बनाने शिपयार्ड कंपनीज हैं तो वो अलग अलग लेवल पे एक डिज़ाइन जो उस डिज़ाइन को फॉलो करता है। तो ये जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन कौन सा है, विशाखापट्टनम क्लास का है और ये लगभग यहाँ बने सारे डिस्ट्रॉयर जितने भी है उन सभी डिस्ट्रॉयर का जो डिज़ाइन है वो एक जैसा, इसलिए से क्या कहा जाता है, विशाखापट्टनम क्लास का जहाज कहा जाता है। ये क्या है, तो इस पर 4 इंटरसेप्टर बोट के साथ में 50 अफसर और 250 नौसैनिक जो है वो शामिल हो सकते हैं। इसके ऊपर हम 32 बराक 8 जो मिसाइल हमारे पास है वो तैनात कर सकते हो और 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल जो है वो तैनात करने की क्षमता जो इस पर्टिकुलर जो डिस्ट्रॉयर है उस डिस्ट्रॉयर के ऊपर है। ये आने से भारतीय नौसेना का जो विजिलेंस है उसमें इंक्रीज होगा और उसकी जो डिस्ट्रॉइंग पावर कैपेबिलिटी है वो कैपेबिलिटी भी क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। अगर आप बने हैं वीडियो पे तो मैं बता दूं कि कल्पाक्ष में हम रेगुलर करंट अफेयर्स पे फोकस कर रहे हैं और उन करंट अफेयर पे जिनका एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से वेटेज जो वो थोड़ा सा ज़्यादा है, जहां से क्वेश्चन बनता है। जैसे अगर अब की बार का यूपीएससी का प्रीलिम्स का जो एग्जाम पेपर देखे, जिस तरह के करंट अफेयर उसमें पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं द वे हम करंट अफेयर, हमारे जो शेड्यूल करंट अफेयर चल रहा है यूट्यूब चैनल पे, उस पर फॉलो करें। तो आप चैनल पर अगर है नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे अगर चर्चा की जाए तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ स्पोर्ट्स से निकल के आया, जब नीरज चोपड़ा जो हमारे टोक्यो ओलंपिक विनर है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, पावो नुर्मी खेल जो है वहाँ पे फिर से गोल्ड जीता। एक भाला फेंक है, जेवलिन थ्रोवर जो है वो है, इन्होंने 85.97 मीटर तक क्या किया,
थ्रो करके गोल्ड जो है गोल्ड अपने नाम किया। ये अभी वापस ओलंपिक में जाने वाले हैं। ओलंपिक 2000 नेक्स्ट ईयर जो है इसी साल आपका ओलंपिक आने वाला है। तो कहाँ आने वाला है ये चीज़ आप जो है कमेंट में जरूर लिखिए। बेसिकली अगर बात की जाए तो अगली जो न्यूज़ आती है वो न्यूज़ फिर रिपोर्ट और इंडेक्स से आती है। ऐसे तो पहले वाला भी रिपोर्ट और इंडेक्स से था, पर उसकी कैटेगरी जो है उसे हम इंटरनेशनल में रख सकते हैं। अभी वाली रिपोर्ट के बारे में बात करें तो रिपोर्ट करती है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के बारे में बात। ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है इसकी शुरुआत बाय द वे तो सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसने की थी लगभग 2002 के आसपास। तब से वो क्या कर रहा है, इस पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है उसकी शुरुआत है। क्यों किया जाता है, किस लिए लाया जाता है, तो हम क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल हेल्थ जो है उसको बढ़ाने के लिए जो हमने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं उस पर कैसे काम कर रहे हैं उनको जज करने के लिए इंडेक्स निकाला जाता है। इस सूचकांक के बारे में अभी बात किया जाए तो इसे निकाला है येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क ने, ठीक है, जो 2024 में प्रदर्शन को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से खाली 5 ऐसे देश है जिसमें एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, तिमोर लेस्टे और यूनाइटेड किंगडम जो 2050 तक शुद्ध शून्य तक पहुंचने में, मीन्स जो जितना भी हमने बोला है ना कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसका जीरो एमिशन, वो पहुंचने में सक्सेसफुल हो पाएंगे क्योंकि वो रिपोर्ट दिख रही है। आपका काम दिख जाता है ना कि आप कहां तक पहुंचने वाले हैं। तो खाली ऐसे 5 देश हैं जो 2050 तक जो नेट जीरो एमिशन का टारगेट रख रखा है ग्रीन हाउस गैसेस के लिए उसको अचीव कर पाएंगे। बाकी देशों के साथ ये संभावनाएं नहीं है। अगर भारत की स्थिति के बारे में बात किया जाए तो भारत 27.6 अंक के साथ 180 देशों की सूची में 176 जो पोजीशन है उस पर आए। मीन्स अगर कहा जाए तो हम नीचे से टॉप किए 4th पोजीशन पे। अच्छा, हमसे नीचे कौन कौन है, तो हमसे नीचे पाकिस्तान है, ठीक है, उम्मीद थी, वियतनाम है, लाओस है और म्यांमार। दे आर द 4 नेशंस जो क्या है हमसे पीछे है। बाकी सारे नेशन हमसे अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये कि इतना अच्छा करने के बाद भी हम पीछे हैं। अगर हम इतना भी इनिशिएटिव्स नहीं लेते तो शायद हमारी जो पोजीशन है वो और डेट्रोइटिंग होती या फिर कहा जाता ना और खराब होती हमारे इन्वायरमेंटल लॉ के आधार। ऐसे अगर चर्चा की जाए तो करंट अफेयर में बहुत कुछ है जिसको कवर किया जा सकता है, पर सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेसिक फंडा है कि व्हाट नॉट टू स्टडी इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट टू स्टडी। पढ़ने के लिए भवसागर है, सारा नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए आपको फोकस करना पड़ेगा व्हाट नॉट टू स्टडी। आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा उन चीजों को जिसको नहीं पढ़कर भी आप अपना जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।